गुड इवनिंग एवरीवन। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट, और आज ट्राई करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट हमारा एंड हो जाए। कल जो हमने सीखा था उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आज के पूरे टॉपिक को समझने के लिए वो है प्राइस रिगिंग। और अरे भाई, कल के दो इंपॉर्टेंट टर्म जो आज के पूरे लेक्चर को समझने में काम आएंगे वो है प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग। प्राइस रिगिंग में क्या होता है कि एक बड़ा वाला इन्वेस्टर, मोटा वाला इन्वेस्टर अपने सारे पैसे कंटिन्यूअस बेसिस पे, एक साथ नहीं, कंटिन्यूअस बेसिस पे धीरे 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 एक ही शेयर के ऊपर लगाता जाता है, जिससे मार्केट को ऐसा लगता है कि इस शेयर की डिमांड बहुत है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है उसका प्राइस इंक्रीज होता जाता है। जैसे ही डिमांड बढ़ने लगती है तो पब्लिक को भी लगता है कि ये शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस बड़े वाले इन्वेस्टर के साथ दूसरे लोग भी खरीदने लग जाते हैं। अब जब खरीदते खरीदते वो पीक पर पहुंच जाता है और इस इन्वेस्टर को लगता है कि अब इससे ज़्यादा या तो उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो उसको बेचना चालू कर देता है। बेचना चालू करता है तो फिर धीरे 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 गिरने लग जाता है। तो इसने क्या करा कि आप समझो, इसने इस शेयर को यहाँ तक खरीदा, फिर पब्लिक पीछे पड़ गई और बढ़ गया, यहाँ पहुँचा टॉप पर, अब ये बेचेगा और फिर पब्लिक बेचने लगेगी तो ये फिर से गिर जाएगा। तो अगर हम कहें कि 100 रुपये की चीज़ इसने 500 तक खरीदी, 100, 200, 150 करते करते 500 तक खरीदी, पब्लिक ने खरीद के उसको 900 की पहुंचा दी, इसने 900 से बेचना चालू कर दिया, पता इसके तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बिक गई, 900 रुपये में बिक गई। इसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग। प्राइस को रिग करना, कंटिन्यूसली प्राइस को पुश करके क्या करना, आगे बढ़ाना। तो जब किसी एक शेयर्स को कोई 1% कंटिन्यूस बेसिस पे खरीदता है तो सेबी उसको भी रोक लेती है। कैसे रोकती है? उस शेयर के ऊपर सर्किट लगा देती है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। मतलब अब शेयर बाजार में वो शेयर कोई भी खरीदना चाहे खरीद ही नहीं पाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। नेक्स्ट अगला था इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिससे मार्केट रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल कि हमारा CEO चेंज हो रहा है, हम बोनस शेयर इशू करने वाले हैं, हमारा कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आइदर प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। अब ये इंफॉर्मेशन क्योंकि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स के पास होती है तो वो इन इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके शेयर बाजार को पहले ही मैनिपुलेट कर देते हैं। कैसे? कल बोनस का एग्जाम्पल लिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम 1:1 का बोनस शेयर इशू करेंगे। मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको एक और देंगे, जिसके पास 100 शेयर है उसको 100 शेयर बोनस के और देंगे। हम 4 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, हमें पता पड़ गया। सभी ने कहा कब अनाउंस करोगे इसको? तो हमने कहा अगले मंडे को पब्लिक में अनाउंस कर देंगे कि हम बोनस शेयर इशू करें। कि ठीक है, मेरे पास कितने दिन है? सैटरडे संडे बंद रहता है, आज है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन है मेरे पास। समीर ने हमें बताया नहीं, लेकिन उसके सारे दोस्तों को बोला, उसके रिश्तेदारों को बोला, एक काम करो, हमारी कंपनी का शेयर अभी खरीद लो। ये क्यों? क्योंकि हम बोनस अनाउंस करने वाले हैं। जैसे ही बोनस अनाउंस करेंगे शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अनाउंस हो जाए, बढ़ जाए, अगले दिन सुबह आप बेच देना। तो 2-3 दिन में आपको इस इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा, अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। तो अगर समीर इस इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए गिल्टी माना जाता है तो उसको बोलेंगे अपन इनसाइडर ट्रेडिंग, कि किसी इनसाइडर ने शेयर्स की क्या कर ली, ट्रेडिंग कर ली। तो इसको भी सेबी क्या करती है, प्रोहिबिट करती है। अब ये तो सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल है जो आप आपके लेवल पे समझ सकते हो। सेबी का काम क्या है सर? जस्ट लाइक RBI। जैसे RBI भी बैंकों पे नज़र रखती है ना, बैंकों की ऑडिट करती है, बैंकों के पेपर चेक करती है, उनके रेगुलेटरी फंक्शंस के ऊपर नज़र रखती है कि आप सही से अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो कि नहीं। इसी तरीके से सेबी भी शेयर बाजार पे भी और स्टॉक ब्रोकर्स पे भी और मर्चेंट बैंकर्स पे भी। मर्चेंट बैंकर्स कौन होता है सर? मर्चेंट बैंकर्स वो होता है जो इन कंपनीज को शेयर बाजार के थ्रू लाइसेंसिंग में हेल्प करते हैं, इनका शेयर्स इशू करने में हेल्प करता है। ब्रोकर कौन होता है सर? ब्रोकर वो होता है जो इन शेयर्स को पब्लिक में बेचने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन सब पे ये नजर रखते हैं, इनके पेपर्स चेक करते हैं, इनके रेगुलरली ऑडिट्स करवाते हैं, इनके एग्जाम्स लेते हैं। तो ये काम किसका है? सेबी का। अब अगर इस एस्पेक्ट से देखें तो सेबी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं
अब आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये समझ में बहुत जल्दी आएगा, लेकिन याद इसको आपको करना पड़ेगा, इसका रट्टा मारना पड़ेगा। मीन्स यूँ समझो 90% चांस है कि अगर क्वेश्चन आया तो वो इस पेज में से ही आएगा। दो टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी और फंक्शंस ऑफ सेबी। इवन 90% केस स्टडी भी इसी चीज़ की होगी और एग्जाम में आने के चांसेस भी इसी चीज़ के। बाकी सब तो अब आपके सिलेबस में से मोस्टली एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, सर सेबी क्यों बनाई गई? इनके ऊपर नजर रखने के लिए, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको रेगुलेट करने का, स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शन। सर क्यों बनाई गई सेबी? ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करें और वो ऑर्डरली क्या करें? फंक्शन करें। रेगुलेट एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग। सेकेंड, फिर और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ, किसका? कंपनी का, शेयर बाजार का नहीं, किसका? पब्लिक का, इन्वेस्टर्स का। राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एंड टू गाइड देम एंड एजुकेट देम। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं? इसका दूसरा नाम होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, जो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो सेबी क्यों बनाई गई? क्योंकि वो शेयर बाजार वाले धड़ल्ले से शेयर में जो खरीदने बेचने आ रहा था उसको लूट रहे थे, तो इसलिए सेबी बनाई गई। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। सर सेबी क्यों बनाई गई? ताकि कोई भी हर्षद मेहता जैसा आके स्कैम करके ना चला जाए, पूरे पब्लिक एट लार्ज को एक साथ लूट के चला ना जाए, और एक बैलेंस बना सके हम किसके बीच में, कि जो शेयर बाजार है ये अपने आप को खुद से रेगुलेट करने लग जाए, खुद इन बातों का ध्यान रखने लग जाए, प्लस हमारी तरफ से स्टैट्यूटरी रेगुलेशन भी रहेगा, लीगली बाउंड भी रहेगा। जैसे एक लीगल बाउंडेशन बताऊं, इनको हर 3 महीने में अपने पूरे शेयर बाजार की ऑडिट करवा के सेबी में सबमिट करनी होती है। इवन ब्रोकर्स को, एक अगर मैं ब्रोकर हूँ और आप मेरे क्लाइंट हो, मेरे थ्रू परचेज या सेल करते हो, तो मैंने इन 3 महीनों में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं परचेज सेल के, वो सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल मुझे कहाँ देनी होती है? सेबी को देनी होती है, क्योंकि मुझे डिटेल सबमिट करनी है। तो अब मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूँगा ना कि मेरी कोई गलती ना हो, और मेरी कोई गलती सबमिट हो जाएगी तो फिर मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस वो लगाती है। नाउ टू रेगुलेट एंड डेवलप। सर वापस से रेगुलेट, पहला रेगुलेट, दूसरा रेगुलेट। अब किस चीज़ के लिए रेगुलेट कर रहा है? रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा विद अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। मैंने आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर में कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में समझाया था, याद है किसी को? कॉन्ट्रैक्ट नोट का नाम लिया था, मैंने कहा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट कब बनाया जाता है? कि जब आपका ऑर्डर मैच हो जाता है, आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ठीक है हमारा बाइंग का और सेलिंग का ऑर्डर मैच हो गया, अब 2 दिन बाद यहाँ से शेयर्स निकलेंगे, वहाँ से पैसा निकलेगा। तो जैसे ही ये डील लॉक होती है, उस शेयर ब्रोकर के ऊपर बाउंडेशन है कि तुमने जिसके साथ डील करी है उसको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर बना के दो, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में कौन सा शेयर्स है, किस प्राइस पे, कितने शेयर्स में डील हुआ है, किस डेट और किस टाइम पे डील हुआ है, और आप पूरा लिख के देते हो उसको। तो ये क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है। सर लिख के दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन नहीं, ये उनके ऊपर अब लीगल बाउंडेशन। अगर नहीं बनाता है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? सेबी में कंप्लेन भी कर सकते हो। तो ये क्या करता है सेबी? एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल, अब जब भी कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक काम होता है ना, आज से फॉर एग्जाम्पल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पे साइन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पे साइन नहीं करने चाहिए, मुझे मेरे क्लाइंट से कैसे बात करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का एक सीडी बन के, वीडियो बन के आता है कि आप इस तरीके से एथिकली क्या करोगे? कंडक्ट करोगे। मीन्स अब मैं मेरे बिजनेस का एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, या कितने हद तक कर सकता हूँ, ये सब मुझे कौन बताता है? ICAI बताता है। इवन उन्होंने हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एडवर्टाइजिंग के लिए सख्त मना कर रखा है, मना तो कर ही रखा है। इवन मैं मेरी दुकान के बाहर ग्लो बोर्ड भी नहीं लगा सकता, उसका भी एक साइज़ कंफर्म है कि इतनी साइज़ का ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का बोर्ड होना चाहिए, 3 बाय 2.5 का।
उससे ज़्यादा बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे ऊपर बाउंडेशन किसने लगाया, हमारे पेरेंट इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने। सेम तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट ब्रोकर्स के ऊपर, मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर, शेयर बाजार के ऊपर कौन लगाता है, हमारा सेबी लगाता है। तो सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप करना और उसको रेगुलेट करना। रेगुलेट करना मतलब रेगुलर बेसिस पे चेक करना कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तो टारगेट्स हैं, ये उनको अचीव करना है कि सर हमें स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है, हमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, हम चाहते हैं कि कोई माल प्रैक्टिस ना हो, हम चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे हैं उनके सेल्फ रेगुलेशन में, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन में, हम चाहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो हम डेवलप करें और उसको रेगुलेट करते रहें। ये काम करने के लिए तो हमारे टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सेबी के 3 तरीके के फंक्शंस, इन 3 फंक्शंस को आपको हेडिंग के साथ अच्छा खासा रट्टा मारना है। ये केस स्टडी में डायरेक्टली आएगा। स्टेट एनी 2 फंक्शंस फ्रॉम द अबव केस स्टडी, स्टेट फर्दर 3 फंक्शंस विच आर नॉट स्टेटेड इन द अबव कैटेगरी, अबव केस स्टडी, कि जो है वो भी बताओ, जो नहीं है वो भी बताओ, इनकी कैटेगरी भी बताओ। तो देखो कैटेगरी बहुत सिंपल है। प्रोडक्टिव फंक्शन मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करना है, डेवलपमेंट फंक्शन शेयर बाजार को और आगे लेके जाना है, रेगुलेटरी फंक्शन उसकी स्मूथ फंक्शनिंग भी हमको रखनी है। प्रोडक्टिव फंक्शन क्या प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो उन्हें तो प्रोटेक्ट करना ना कि कोई माल प्रैक्टिस ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, प्राइस रिगिंग ना हो, तो इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोहिबिट कर रखी है। सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब यार ये फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? सर किसने कहा कि मैं प्राइस रीडिंग नहीं कर सकता? मेरा पैसा है, आप सोचो ना, मेरा पैसा है, मेरे पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही शेयर को बार बार खरीदता रहूँ, तो इसमें क्या बुराई है? आपने शेयर बाजार ओपन कर रखा है, एक्स लिमिटेड है, उसके ये सारे शेयर होल्डर्स हैं, मैं इनसे कोई धोखाधड़ी करके थोड़ी खरीद रहा हूँ, मैं तो मेरे पैसे देके खरीद रहा हूँ। उस टाइम पे जो शेयर की प्राइस है उसी प्राइस पे खरीद रहा हूँ। 100 रुपये की प्राइस थी तो मैंने इससे 100 रुपये देके खरीदा, कल 110 की प्राइस थी मैंने तो 110 देके खरीदा, तो मैं तो मेरे हक का पैसा देके खरीद रहा हूँ ना, इसमें मना ही क्या है? कौन रोकता है कि नहीं सर आपकी इंटेंशन गलत है? इंटेंशन क्या गलत है? आप धीरे धीरे खरीद रहे हो। आपको अगर 1000 करोड़ के शेयर खरीदने ही थे तो एक बार में खरीद लेते ना, धीरे धीरे क्यों खरीद रहे हो? रोज़ का खरीदना क्यों दिखा रहे हो? तो ये क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। गलत थोड़ी है, लेकिन क्या है? अनफेयर है। तो ऐसी न जाने कितनी ट्रेड प्रैक्टिसेस की उसने क्या बना रखी है, लिस्ट बना रखी है, और इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट कर देता है। तो ऐसे आता है अपर सर्किट बोलते हैं इसको शेयर बाजार में। जब किसी भी शेयर का प्राइस एक दिन में ही 20% से बढ़ जाए ना, तो बस उसकी ट्रेडिंग स्टॉप कर दी जाती है। अब उस पर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। सर हम तो चाहते हैं हमारा पैसा देके खरीदना चाहते हैं, तो भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी और का इसमें क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। ठीक है, इन द सिक्योरिटीज मार्केट सेबी प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिट कर रखी है उन्होंने। इनसाइडर ट्रेडिंग बताया मैंने, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिससे क्या हो सकता है कि शेयर बाजार रिएक्ट कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन आपके पास थी, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपने खरीदी और फिर आपने बेच दिया, तो आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं। मतलब उनके डायरेक्टर्स ये शेयर बेचते और ख़रीदते हैं तो उस पर खास नज़र रखी जाती है। आज एग्जाम्पल, मैं BCC लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, तो इसका मतलब क्या कि मैं BCC लिमिटेड के शेयर्स नहीं खरीद सकता? नहीं खरीदो, उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुमने क्या करा कि इवेंट के जस्ट पहले खरीदा और उस इवेंट के जस्ट बाद क्या कर दिया आपने? बेच दिया। तो हम अब आपकी इंटेंशन चेक करेंगे कि क्यों खरीदा और क्यों बेचा, और उस इवेंट से जो प्राइस में चेंज हुआ उससे आपको फ़ायदा हुआ क्या? अगर हुआ तो आपको हम क्या करेंगे? पेनलाइज करेंगे, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि आपका इंटेंशन क्या था? उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करना। अब मुझे पता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, मैं समीर को जानता हूँ, तो समीर को बता दिया, समीर BCC की एक ब्रांच और ओपन होने वाली है, जैसे ये मार्केट में न्यूज़ जाएगी शेयर थोड़ा तो अब जाएगा ही जाएगा, खरीद ले अभी। जब लोन लिया तो बैंक से 10 लाख रुपए का, 10.5 लाख रुपए का शेयर खरीद ले, जैसे ही प्राइस बढ़े हाथों हाथ बेच देना, हाथों हाथ बेच के तेरा लोन चुका देना, तेरे पास क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा अच्छा खासा। अब समीर अगर मेरा रिश्तेदार है और किसी ने कंप्लेंट कर दी या सेबी को ही पता पड़ गया, उन्होंने अपने जासूस बिठा रखे हैं, उनको पता पड़ गया कि यार एक दिन में खरीदा,
प्राइस बढ़ी, फिर वापस बेच दिया। तो किसने किसने ये किया? और उन सारे लोगों का इन डायरेक्टर्स से क्या रिश्ता नाता है? अगर है, निकल जाता है, तो डायरेक्टर को भी पेनलाइज करेंगे, उसको भी पेनलाइज करेंगे। उससे जितना उसने कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा की क्या ले लेंगे? उससे पेनल्टी ले लेंगे। तो सेबी प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग को समझा रहा है ये। एन इनसाइडर इज अ पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी हु इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सेस टू प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन थी? प्राइस सेंसिटिव, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे प्राइस चेंज हो सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी विच इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज। और वही इंसाइडर, डायरेक्टर, प्रमोटर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड इंसाइडर व्हेन दे मेक यूज ऑफ प्रिविलेज इंफॉर्मेशन टू मेक इंडिविजुअल प्रॉफिट्स बाय बाइंग और सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज कॉल्ड इंसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, सिर्फ बाइंग ही नहीं, परचेज ही नहीं करते, सेल भी करते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे भनक लग जाए कि यार ये ऊपर से तो बीसीसी बहुत बढ़िया दिख रही है, अंदर से ये लॉस में जा रही है और थोड़े ही टाइम में क्या होने वाली है? वाइंड अप होने वाली है, तो मैं क्या कर दूंगा? और आज जैसे मान लो इसमें शेयर बाज़ार में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अप्रैल और मई, अप्रैल में तो कम, मई में हर बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश किए जाते हैं। तो जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होते हैं, डायरेक्टर्स ने, ऑडिटर्स ने, उनको पता होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट है कि लॉस है। अब जब ये अखबार में पब्लिश हो जाएंगे तो पब्लिक को भी पता पड़ जाएगा प्रॉफिट है कि लॉस है। प्रॉफिट होगा तो प्राइस बढ़ेगी, लॉस होगा तो प्राइस कम होगी। अब मुझे पहले ही पता पड़ गया कि तो हैवी लॉस हुआ है इस साल, मार्केट में पता पड़ते ही प्राइस क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो मैंने थोड़े ही दिन पहले बेच दिया और फिर बाद में वापस क्या कर लिया? उसको खरीद लिया, कवर कर लिया उसको मैंने। तो इससे भी मुझे क्या हो जाएगा? फ़ायदा। अब सेबी ऑलरेडी इन चीज़ों का ख्याल रखती है। अगर किसी को एक मार्जिन से ऊपर प्रॉफिट लॉस होता है तो उसका रिश्ता इन प्रमोटर डायरेक्टर्स के साथ जोड़ा जाता है। निकल जाता है तो फिर इंक्वायरी बिठाई जाती है। मीन सबूत चाहिए ना सर। मेरे तो मन हुआ, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी उस टाइम पे, पैसे थे, तो मैंने कहा अपनी कंपनी के शेयर खरीद लो। तो अगर ऐसा कुछ लगा कि यार इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करने के लिए खरीदा बेचा है तो फिर पेनलाइज किया जाएगा। सेबी अंडरटेक स्टेप्स। जागो ग्राहक जागो देखा है? सुना होगा, जागो ग्राहक जागो एडवर्टाइजमेंट नहीं सुनी उन्होंने? सुना? तो वो जागो ग्राहक जागो की एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? नहीं सुना कभी एडवर्टाइज? चलो एक और, कोई बात, तुमने वो नहीं सुनी होगी। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड सही है, ये एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? सचिन तो ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? यार ये सब लोग तो ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट को आईपीएल के दौरान, आपके टीवी सीरियल्स के दौरान पब्लिश करने का पैसा कौन दे रहा है? आप। ठीक है, समझो म्यूचुअल फंड सही है, इस एडवर्टाइजमेंट में किसका फायदा हुआ? कौन सी म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड तो कंपनीज होती हैं अलग अलग, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक लाइफ म्यूचुअल फंड, ऐसे अलग अलग, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड तो अलग अलग कंपनीज होती हैं। हाँ तो म्यूचुअल फंड सही है, दक्कन तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? कौन सा म्यूचुअल फंड? किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट थोड़ी हो रही है, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो इससे किसको फायदा मिलेगा? म्यूचुअल फंड वाली सारी कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो सर ये एडवर्टाइजमेंट करवा कौन रहा है? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? ये सेबी भाई साहब। ये चाहता है कि पब्लिक क्या करे? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। ठीक है, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है कि एडवर्टाइजमेंट दिलाई है। क्यों? क्योंकि हमें उनको क्या करना है? एजुकेट करना है, अवेयर करना है। ठीक है, थ्रू इन्वेस्टर कैंप्स, टीवी, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, टाइम टू टाइम पे रिजल्ट पब्लिश करना, मार्केट का रिसर्च पब्लिश करना, ये कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, सेबी प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट सच एज। अब सेबी क्या करता है? प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिस को, कोड ऑफ कंडक्ट को। कुछ एग्जाम्पल्स, कंपनीज कैन नॉट रोल ओवर द डिवेंचर होल्डर्स यूनिलेटरली एंड कैन नॉट चेंज टर्म्स। क्या मतलब हुआ था रोल ओवर का? रोल ओवर का मतलब ये होता है कि डिवेंचर्स तो समझते हो तुम लोग,
कंपनी को पैसा उधार चाहिए होता है तो डिवेंचर इशू करती है, हमेशा के लिए पैसा चाहिए होता है तो इक्विटी शेयर इशू करती है। डिवेंचर के साथ एक टर्म जुड़ा हुआ होता है कि डिवेंचर मैंने इशू किया है तो 20 साल से ज़्यादा लंबा डिवेंचर में इशू नहीं कर सकता, ठीक है। जनरली 5 साल 10 साल ही होता है, ठीक है। 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किया तो 5 साल बाद मुझे पूरे पैसे वापस करने हैं। अब पैसे तो लगे पड़े हैं प्रोजेक्ट में, या तो मेरा प्रोजेक्ट ऐसा हो कि 5 साल में उतना ही पैसा मैं वापस से कमा लूँ, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनको पैसे देने हैं तो कहीं और से उधार लेना पड़ेगा। तो आप इनको पुराने डिवेंचर के बदले में नए डिवेंचर नहीं चिपका सकते। मीन्स ये वाला डिवेंचर तो 5 साल में ख़त्म हो रहा है ना, तुम लोग खुश हो, तुम्हें ब्याज तो मिल ही रहा है टाइम टू टाइम। एक काम करते हैं, पुराना वाला रिडीम करते हैं, कैसा, नया इशू करके। ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर नए इशू करने हैं तो पहले पुराने रिडीम करने पड़ेंगे फ्रॉम योर ओन सोर्सेज, और फिर दोबारा से क्या करने पड़ेंगे, नए इशू करने पड़ेंगे। नए इशू करके पुराने रिडीम नहीं कर सकते, समझ में आया। और आप टर्म्स एंड कंडीशन यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते। मीन्स पहले 12% था तो 12% ही रहेगा भाई, आप उसको कभी भी 11.5% भी नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो आप सोचो, अभी आपको इसकी गहराई पता नहीं पड़ रही होगी, लेकिन डिवेंचर इशू करने के लिए कंपनी को बनाने पड़ते हैं डिवेंचर ट्रस्टीज़। पता है आप लोगों को ये बात? डिवेंचर ट्रस्टीज़ क्यों? क्योंकि डिवेंचर तो पब्लिक एट लार्ज को, और आप सबसे मैंने 100 रुपये उधार लिए। अब वो 100 रुपये के टर्म्स एंड कंडीशन में मैं खुद चेंज कर दूंगा तो तुम थोड़ी बोलने आओगे, इक्का दुक्का डिवेंचर होल्डर थोड़ी बोलने आएगा। तो पहले हम है ना इन डिवेंचर होल्डर्स में से 4-5 को चुन के क्या बना देते हैं, डिवेंचर ट्रस्टी बना देते हैं। और वो 4-5 कौन होंगे, मेरी कॉन्फिडेंस के मेंबर होंगे, जिनको मैं आप अंडर द टेबल कुछ भी देके बना सकता हूँ। तो कंपनीज़ के लिए टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना बहुत आसान होता है, लेकिन सेबी ने साफ मना कर रखा है आप नहीं कर सकते। एक बार जो इशू हो गया सो हो गया, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन चारों में प्रोटेक्ट किया गया। पहला क्या, किसके लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए। सेकंड किया गया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। थर्ड किया गया एजुकेट इन्वेस्टर्स के लिए। फोर्थ किया गया प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। इसका लास्ट पॉइंट, सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड हैज प्रोविजन फॉर स्टिल फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। सेबी के पास पावर है, अगर कोई कंप्लेन करता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन करेगी और मोटा सा फाइन लगा के उसको जेल भी भेज सकती है वो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फंक्शन। अभी तो सब सिर्फ ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे शेयर बाजार और आगे बढ़ेगा। तो पहला, सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज। स्टॉक ब्रोकर का एग्जाम दोगे, पास करोगे तो एक ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी कि स्टॉक ब्रोकर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सच एज ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सेबी खुद से रिसर्च कराती है शेयर्स के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, और उसको रिसर्च करती है ताकि आप लोगों को हेल्प मिले कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स से एग्जाम्पल, सेबी ने क्या करा कि शेयर बाज़ार में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री हो गई, ज्वेलरी की इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक डेटा रिसर्च किया कि ओवरऑल पूरे साल भर में किसकी ग्रोथ कितने परसेंट है। तो आपने देखा ज्वेलरी में 30% है, आयरन स्टील में 15% है, और एंड सो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी का हुआ। तो अब आप क्या अज्यूम करोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं भी इन्वेस्ट करूँगा तो कहाँ करूँगा, ज्वेलरी वाले शेयर्स में करूँगा। तो सेबी डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे रिसर्च करती है, उनको पब्लिश करती है मार्केट में। नेक्स्ट, अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। इसका एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। वो ऑर्डर लॉकिंग वाला सिस्टम था ना, कि जब ऑर्डर की प्राइस मैच होगी तभी ऑर्डर लॉक होगा और तभी शेयर बिकेगा। 500 रुपये के प्राइस है, पर उसके प्राइस होने से मैं उसको खरीद सकता हूँ ये ज़रूरी थोड़ी है। 500 रुपये में कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, पहले ये ऑर्डर की प्राइस के साथ ऑर्डर की क्वांटिटी भी फिक्स होना ज़रूरी होता था कि मैंने अगर 1000 शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाया है तो जिसका 1000 शेयर बेचने का ऑर्डर होगा ना उससे ही मैच होगा। तो क्वांटिटी भी मैच होनी चाहिए और रेट भी मैच होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स मैच नहीं हो पाते थे, क्या पता क्वांटिटी, रेट तो मैच हो गई पर क्वांटिटी नहीं, वो तो 500 ही बेचना चाहता है। फिर सेबी ने रूल आया कि फ्लेक्सिबल ऑर्डर रखो यार,
इसको 1000 खरीदने, इसको 500 बेच रहे हैं, तो इसको 500 वाला तो मिल गया ना, 500 का ऑर्डर तो लॉक करो, 1000 का बाकी के 500 का क्या कर दो, पेंडिंग कर दो, ताकि इसका एक आधा, इसका तो पूरा काम हो जाए और उसका आधा काम हो जाए, समझेंगे नहीं। तो अब कोई इन्वेस्टर 1000 के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा कि 1000 रुपये का शेयर खरीदना लगा दो, फिर वो पूछेगा फ़ोन कर करके आया क्या, आया क्या, आया क्या, तो बोलेगा हाँ 1000 नहीं 500 आ गए, रिमेनिंग 500 अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, 200 और आ गए। तो जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसके 1000 की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो भैया आपको क्या अपनाना है, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपना रहा है, ताकि ये शेयर बाजार क्या हो सके, डेवलप हो सके। प्रोडक्टिव में नाम याद कर लो, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, एजुकेट, प्रमोट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, एजुकेट, प्रमोट, प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड। देखो ये बहुत लॉजिकल है, कॉमन सेंस से आप याद रख सकते हो। प्रोहिबिट मतलब रोकना, तो किन चीज़ों को रोका जाएगा, सर गलत चीज़ों को। तो फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक। देन एजुकेट इन्वेस्टर्स, किसको एजुकेट करेगा सर, इन्वेस्टर्स, स्पेशली कौन से, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। देन प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इस फेयर प्रैक्टिसेस को आप कहाँ से याद रखोगे, ये ऊपर अनफेयर था, नीचे क्या है, फेयर। अनफेयर को तो क्या करेगी, प्रोहिबिट, और फेयर को क्या करेगी, प्रमोट। तो प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, prohibit insider trading, educate investors, promote fair practices and code of conduct, promote fair practices and code of conduct, promotes fair practices and code of conduct। पहला prohibit fraudulent and unfair trade practice, prohibit पहला वाला prohibit। Second, prohibit insider trading. Third, educate. Fourth, promote fair practices and code of conduct. ठीक है, डेवलपमेंट में चलते हैं। पहला, promotes training of intermediaries, conducting research and publishing, undertaking measures to develop by adopting flexible approach। पहला, promotes training of intermediaries, promotes training of intermediaries, promotes training of intermediaries। Second, conducting research and publishing them, conducting research and publishing them, conducting research and publishing them। पहला, promotes training of intermediaries। Second, conducting research and publishing them। Third, undertaking measures to develop capital market by adopting flexible approach, undertaking measures to develop capital market by adopting a flexible approach। पहला, undertaking measures to develop capital market by adopting flexible approach, undertaking measures to develop capital market by adopting flexible approach। बेटा एकदम से मुंह पे नहीं चढ़ेगा, देख के बोलो आप बिंदास, लेकिन जितना जोर से बोलोगे उतना याद रहेगा। फिर से, पहला, अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक। सबसे पहला वाला, प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। सेकंड, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग देम। Third, undertaking measures to develop capital market by adopting flexible approach। Done। लास्ट रह गया है, पढ़ के ख़त्म करते हैं, याद भले ही करेंगे। अब ये क्या है, रेगुलेट। तो रेगुलेट में क्या होता है, रेगुलेट से निकल के आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको रेगुलेट करने के लिए कि आप ढंग से काम करते रहो, ऑर्डरली काम करते रहो, हमारा काम यूनिफॉर्म तरीके से फ्लो में चलता रहे, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहला रूल्स, सेबी रजिस्टर्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चिट फंड स्कीम होती है,
जिस म्यूचुअल फंड भी एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, छोटा छोटा पैसा कलेक्ट करता है, बड़ा सा पैसा आता है और फिर उसको हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड की कहानी अब मैंने सुनाई है क्या आप लोगों को? मैं एक बार में बोल देता हूँ क्योंकि ये अक्सर अब काम में आएगी आप लोगों को, आगे जब पढ़ोगे तब भी। शेयर बाजार में एक टर्म यूज होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क मतलब आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो। होगा क्या कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है और मैंने बहुत रिसर्च करके पूरे शेयर बाजार में से एक बहुत बढ़िया शेयर खोज के निकाल लिया जो हमेशा क्या बढ़ता है, और मैंने 1 लाख रुपए में वो शेयर खरीद लिया, तो अब होगा क्या, मैंने जिस कंपनी का शेयर खरीदा उस कंपनी का जो रिस्क है वो किसका रिस्क बन गया? मेरा। हर बिजनेस में रिस्क है, उस कंपनी का कुछ तो रिस्क है, भले ही कम हो के ज़्यादा हो। और मार्केट फिनोमिना क्या कहता है कि अगर रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है, रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही, इसके शेयर खरीद लिए, तो इस कंपनी का जो रिस्क है ना वही रिस्क किसका बन गया? मेरा। कंपनी डूबी तो मैं डूबा, कंपनी ऊपर गई तो मैं भी ऊपर गया। इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे पैसे एक जगह मत डालोगे, बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो क्या करें सर? डाइवर्सिफाई। अच्छी बात तो क्या होती कि आप उस 1 लाख को थोड़ा करके अपन क्या करते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। सर 1 लाख को क्या थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं, संभालना मुश्किल पड़ जाता। तो इसीलिए उस 1 लाख रुपए वाले व्यक्ति को कैटर करने के लिए एक नई कंपनी बनी जिसको बोला म्यूचुअल फंड। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आता है ना म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब आपका और उसका कॉमन फ्रेंड। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड आपका और हमारा कॉमन फंड। अब हम सब क्या करेंगे, 100 रुपये की यूनिट्स खरीदेंगे, जिसके पास जितना पैसा हो। किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, किसी ने 10,000 रुपये लगाया, ये सारा पैसा एक जगह पूल होगा, करोड़ और करोड़ का फंड होगा, और उस फंड को अब सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट किया जाएगा कि अगर आयरन एंड स्टील सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो ज्वेलरी में भी किया जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी किया जाएगा, और एजुकेशन सेक्टर में भी किया जाएगा। अगर इक्विटी शेयर्स खरीदे गए हैं तो कुछ पैसों के प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदा जाएगा, और कुछ पैसों का डिबेंचर्स भी खरीदा जाएगा, और कुछ पैसों की बैंक में एफडी भी कराई जाएगी। अब ये जो रिस्क होता है, क्योंकि वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। अब ये जो रिस्क है, जैसे हाइट अपन नापते हैं तो किस में नापते हैं? फीट में। पानी अपन नापते हैं तो किस में नापते हैं? लीटर में। इसी भी तरीके से किसी कंपनी का रिस्क नापते हैं तो वो नापते हैं अपन बीटा में। बीटा ये उसका साइन होता है। मतलब आपने सुना होगा ना, यार ये बिजनेस तो बहुत रिस्की है, यार ये बिजनेस तो, इसमें तो रिस्की नहीं है बिल्कुल, है कि नहीं? तो अब मैं कहता हूँ कोई बिजनेस इतना रिस्की है और तो कोई बिजनेस इतना रिस्की है, तो हम क्या करेंगे कि ये बीटा 1, ये बीटा 2। तो अब ये लोग कैसे नापते हैं कि अगर आपने बीटा 1 वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो -1 बीटा वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दो। उससे क्या होगा, जब ये कंपनी गिरेगी ना तो इन दोनों का बीटा जो है क्या है? अपोजिट है। मतलब कुछ ऐसे हालात बने कि ये कंपनी गिर रही है तो ये कंपनी क्या होगी? उठेगी, तो आपको संभाल लेगी, आप नहीं डूबोगी। इसलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है। क्यों सही है ये नहीं समझाया जाता, ये म्यूचुअल फंड का क्राइटेरिया। तो भाई अब मैं ऐसी कंपनी हूँ जो एक मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ाई कर रखी है कि किस कंपनी का बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, किसका कितना बीटा, उसके हिसाब से मैं पैसा अलोकेट कर सकता हूँ। तो भाई पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सेबी में रजिस्टर करना पड़ेगा आप लोगों से पैसे लेने से पहले। सेकेंड, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, brokers to an issue, registrar to an issue, share transfer agent, such other intermediaries in the stock market। तो हम यूँ कहेंगे सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज। सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेट्स इंटरमीडियरीज। अब ये सर इतने सारे इंटरमीडियरी कौन है? ब्रोकर समझते हो? उसी ब्रोकर के एजेंट बन गए तो क्या बन गए? सब ब्रोकर बन गए। अगला है ब्रोकर टू एन इशू, आपने अपने सारे शेयर किसी एक ब्रोकर के थ्रू इशू करे तो ये क्या बन जाएगा? ब्रोकर टू एन इशू। तो मैं तो इशू करने में हेल्प करूंगा, जिसकी एप्लीकेशन आई उसको आप अलॉट करोगे, तो किस किस को आपने अलॉट किया वो आपका मेंबर बन गया, तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा ना, तो वो आ जाएगा रजिस्ट्रार टू एन इशू।
अब ये रजिस्ट्रार वगैरह काम हो गया। अब यार सर शेयर्स तो मार्केट में ओपनली बिकते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, तो आपको अपना डेटा टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं, कि इसका शेयर अब इसने एक्स को दे दिया, जी ने अपना शेयर अब ए को दे दिया, तो जब आप डिविडेंड दो तो ए को दो, जी को ना चला जाए। तो अगला कौन है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, कि जब भी शेयर ट्रांसफर होगा तो ये एजेंट उसका ख्याल रखेगा। ऐसी बहुत सारी इंटरमीडियरीज अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है। आपको शेयर बाजार में शेयर से रिलेटेड कोई सा भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे, सेबी से, और वो आपको रेगुलेट करेगी, मतलब टाइम टू टाइम अपने इंफॉर्मेशन भी उनको प्रोवाइड करते रहनी पड़ेगी। नेक्स्ट, लेवाइंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ इट। फोकट में थोड़ी इतना सारा काम करेगी सेबी, सेबी को भी तो पैसे चाहिए, आप लोगों से थोड़ी लेगी, इन सारे लोगों से रजिस्ट्रेशन के क्या लेगी, वो पैसे लेगी। सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ कंपनीज। आपने जो ये न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा कि इस कंपनी ने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया। जैसे हमारे ज़माने में एक कंपनी हुआ करती थी हच, सुना होगा आप लोगों ने, सेल्यूलर फ़ोन की। हच नहीं सुना होगा, वोडाफोन सुना होगा आप लोगों ने। वोडाफोन भी नहीं सुना होगा तो VI तो सुना होगा। हाँ, तो पहले एक वेस्टर्न कंपनी आई हच, उस हच कंपनी को टेक ओवर कर लिया वोडाफोन ने। फिर वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया, क्या बन गया, VI। ठीक है, ऐसे ही जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है ना, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। इन टेक ओवर्स का भी कौन ख्याल रखता है, सेबी। क्योंकि होगा क्या, आज अगर मान लो नेक्स्ट, सेबी रेगुलेट्स बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज मार्केट। बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज मतलब सर आज कितने की ट्रेडिंग हुई, कल कितने की ट्रेडिंग हुई, मार्केट अप गया कि डाउन गया, हर चीज़ को रेगुलेट करती है। सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इंक्वायरी मतलब छापे भी मारती है और रेगुलर बेसिस पे उनके सारे रिकॉर्ड्स भी ऑडिट करती है। ऑडिट मतलब चेकिंग, ताकि ये लोग स्मूथली फंक्शन करते रहें। दो इसमें रजिस्टर आ गए, दो रेगुलेट आ गए, एक कंडक्ट आ गया, एक लिवाई आ गया। दो रजिस्टर, दो रेगुलेट, एक कंडक्ट, एक लिवाई। रजिस्टर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। सेकंड, रजिस्टर इंटरमीडिएट, रजिस्टर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर इंटरमीडिएट। रेगुलेट टेक ओवर, रेगुलेट बिजनेस, रेगुलेट टेक ओवर, रेगुलेट बिजनेस। कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट, कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट। लिवाइंग फीस और अदर चार्जेस, लिवाइंग फीस और अदर चार्जेस। बाय टाटा, सी।